So beta, today we will start chapter number 7, that is our alternating current of physics. So in this chapter we will study about the alternating current. इस chapter के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? Alternating current के बारे में पढ़ेंगे and their applications, और उनको कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है उस चीज के बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे in day to day life. Some of the applications of alternating currents which can be seen in our day to day life. कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जिनको हम देखते हैं हमारे अल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में हमारे डे टू डे लाइफ में, मतलब कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है कि इसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट की अप्लाई हो रहा है। और वो कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका रेडियो हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविजन्स हो गए, ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, पावर ट्रांसमिशन स्टेशंस हो गए। इन सभी के अंदर किसका यूज किया जाता है? अल्टरनेटिंग करंट का, विच सप्लाई पावर इन अवर हाउसेज, जो हमारे घरों में क्या करते हैं? पावर सप्लाई करते हैं। इन कार्स के अंदर भी देखा जा सकता है। We will also try to understand the implementation of AC. हम और थोड़ी सी कोशिश करेंगे अंडरस्टैंड करने की, किस चीज को? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ AC को। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि कहाँ कहाँ हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन ऑल द इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में जिस जिसको हम यूज करते हैं, कि इसके अंदर हम डायरेक्ट करंट यूज कर सकते हैं या अल्टरनेटिंग करंट को यूज कर सकते हैं। So first of all we have a example, that is radio और ट्यूनर। ट्यूनर क्या होता है? ये रखा हुआ है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूनर बोलते हैं। सर्किट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके अंदर सर्किट क्या करता है बेटा? एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। द ट्यूनर सर्किट यूजेस LC सर्किट। ट्यूनर सर्किट जो होता है वो कौन से सर्किट को यूज करता है? LC सर्किट। LC सर्किट कौन सा होता है? L का मतलब क्या होता है? L का मतलब होता है सर हमारे पास इंडक्टर, और C का मतलब क्या होता है? कैपेसिटर। तो कोई ऐसा सर्किट जिसके अंदर हमारे पास एक तो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिसमें से वोल्टेज आ रही है, अब ये AC वोल्टेज सोर्स होगा या DC, उसका भी हम पता लगाएंगे। और सर्किट में क्या लगा हुआ है? एक इंडक्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इंडक्टर। और साथ में क्या लगा हुआ है बेटा? कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ऐसे सर्किट का यूज किया जाता है किसके अंदर? ट्यूनर के अंदर, विच इज सेम एज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। और ये बिल्कुल किसके तरीके से दिखाई देता है? अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट के तरीके से दिखाई देता है। इज इट क्लियर और नॉट? इन टीवी सेट्स स्मॉल ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड। टीवी सेट्स की बात करी जाए तो टीवी सेट्स के अंदर क्या होता है? स्मॉल ट्रांजिस्टर्स को यूज किया जाता है टू रेगुलेट द वोल्टेज, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, सो दैट टीवी इज नॉट हार्म, ताकि टीवी हार्म ना हो। ड्यूरिंग वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, जब हमारे पास वोल्टेज क्या हो रही है? फ्लक्चुएशन हो रही है, कि यहाँ पे टीवी है, मान लो हमारे पास वोल्टेज आ रही है, अभी मान लो आ रही है 140 वोल्ट, फिर आ रही है 160 वोल्ट, फिर आ रही है 220 वोल्ट। दैट मीन्स देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज। फ्लक्चुएशन होगी तो टीवी हार्म हो सकता है। तो टीवी को हार्म से बचाने के लिए हम उसके अंदर किसका यूज करते हैं? ट्रांजिस्टर्स का। इज इट क्लियर और नॉट? एंड इन ट्यूनर्स और रेडियोस के अंदर हम किसका यूज करते हैं? LC सर्किट का, जो किसके तरीके से दिखाई देता है? एज एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। रेफ्रिजरेटर्स, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर होता है। आपने कभी देखा होगा, आप कभी भी फ्रिज को चलाते हो तो जो फ्रिज की वायर होती है वो यहाँ से होती है, वो वायर लगा दी यहाँ पे प्लग में, और यहाँ पे इतने पीछे वाला जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, यहाँ पे स्टेबलाइजर लगा होता है। कभी भी देखना, जो गर्म हवा भी छोड़ता है। क्लियर है? तो उनके अंदर क्या होता है? इनबिल्ट स्टेबलाइजर होता है, जो वोल्टेज को क्या करता है? रेगुलेट करता है। क्योंकि फ्रिज क्या, रेफ्रिजरेटर क्या होता है? जिसको एक हाई वोल्टेज चाहिए। दैट मीन्स अगर आपके पास आ रही है 140 वोल्टेज और इसकी रिक्वायरमेंट 180 वोल्टेज, तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा ना। चेंज करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? स्टेबलाइजर, जो कहाँ पे लगा होता है? फ्रिज के नीचे। कैसा होता है? इनबिल्ट होता है, अलग से एक्सटर्नल हमने कनेक्शन नहीं कर रखा होता है। मोस्ट अप्लायंसेज इन अवर हाउस यूज AC पावर सप्लाई। ज्यादातर जो अप्लायंसेज होते हैं हमारे घरों में वो कौन सी पावर सप्लाई को यूज करते हैं? AC पावर सप्लाई को। AC पावर सप्लाई का मतलब क्या है? अल्टरनेटिंग करंट पावर सप्लाई। अल्टरनेटिंग करंट पावर सप्लाई।
समझ नहीं आया सर अल्टरनेटिंग करंट पावर सप्लाई कैसे होती है? तो अभी हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड इट। इज इट क्लियर और नॉट? सो वोल्टेज ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अब मान लो आपके पास एक तो आपका घर है और एक दूसरा घर है, या फिर एक आपका घर है, ये जो है बिजली घर से 200 किलोमीटर दूर है। मतलब जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है उससे आपका घर 200 किलोमीटर दूर है। मतलब आपको वोल्टेज ट्रांसमिट करनी होगी यहाँ से। वोल्टेज ट्रांसमिशन क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज ट्रांसमिशन करना पड़ेगा। तो वोल्टेज ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। कि अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजना है वोल्टेज को, तो आपको कौन सा करंट यूज करना होगा? अल्टरनेटिंग। दिस कांट बी डन विद डीसी। इसको हम डायरेक्ट करंट के साथ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं सर? एक रीजन उठता है, वाई। तो इसका रीजन मिलेगा जब आप क्या पढ़ लोगे, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ लोगे कि क्यों डायरेक्ट करंट को यूज नहीं करते। कार, कौन सी कार है ये? कौन सी है भाई? कुछ तो है ये, टार्जन है ये, टार्जन, टार्जन द वंडर कार। एक्सेलरेटर्स आर यूज्ड इन द कार्स टू चार्ज द बैटरी। बैटरी को चार्ज करने के लिए, कार की जो बैटरी होती है उसको चार्ज करने के लिए क्या लगा रखे होते हैं? एक्सेलरेटर्स लगा रखे होते हैं। एक्सेलरेटर्स आर एप्लीकेशन ऑफ एसी। ये किसकी एप्लीकेशन होते हैं? अल्टरनेटिंग करंट की। ये डायरेक्ट करंट नहीं भरते हम उसको बैटरी के अंदर, डायरेक्ट करंट का कोई एप्लीकेशन नहीं होता उसमें। किसका एप्लीकेशन होता है? अल्टरनेटिंग करंट का। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अल्टरनेटिंग करंट कि सर ये अल्टरनेटिंग करंट है क्या। तो अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज द करंट दैट वेरीज लाइक अ साइन फंक्शन विद टाइम। अल्टरनेटिंग करंट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा करंट होता है जो वेरी करता है। मतलब आपका अल्टरनेटिंग करंट कांस्टेंट होगा क्या? इज इट अ कांस्टेंट क्वांटिटी? वेरिएबल क्वांटिटी है कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। और वेरिएबल भी है तो किस तरीके से वेरी करेगी? साइन की तरह। किसकी तरह वेरी करेगी? साइन फंक्शन की तरह वेरी करेगी। और किसके साथ करेगी? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ आया नहीं आया? तो अल्टरनेटिंग करंट इज अ वेरिएबल, या फिर अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज द करंट दैट वेरीज लाइक अ साइन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ आया नहीं आया? द वैल्यू ऑफ करंट विल ऑसिलेट बिटवीन अ मैक्सिमम वैल्यू एंड अ मिनिमम वैल्यू। आपकी जो करंट की वैल्यू होगी वो ऑसिलेट करेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे ये मैक्सिमम आ रही है, ये मिनिमम आ रही है, मिनिमम आ रही है, ये फिर मैक्सिमम जा रही है, ये मिनिमम जा रही है, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम। तो एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में करंट की वैल्यू क्या कर रही है? ओसिलेट कर रही है। ओसिलेट का मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो। ये आगे जा रही है फिर पीछे आ रही है, फिर आगे जा रही है फिर पीछे आ रही है, बिटवीन अ मैक्सिमम वैल्यू एंड अ मिनिमम वैल्यू। In case of AC, the current is changing its magnitude at every instant of time. अल्टरनेटिंग करंट की बात करी जाए तो आपका जो करंट है वो अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करता है एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। दैट मीन्स आप देख सकते हो यहाँ पे, मान लो ये वाला टाइम है, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट कितना हो गया? 0। ये वाला टाइम है, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट कुछ और है, यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे कुछ और आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो हर टाइम पे वैल्यू क्या कर रही है? चेंज कर रही है। किसकी? अल्टरनेटिंग करंट की। कहाँ पे आएगा करंट? एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? कहाँ पे आएगा? एक्स एक्सिस पे तो कौन है बेटा? टाइम। टाइम के साथ वेरी कौन कर रहा है? करंट। तो ये जो पॉइंट है इसकी डायरेक्शन में यहाँ पे क्या आएगा? करंट। क्लियर है? मान लो ये T1 है तो T1 के रिस्पेक्ट में करंट कौन सा आएगा? I1। और मान लो ये T2 है तो T2 के रिस्पेक्ट में करंट कितना आएगा? I2। समझ आया नहीं आया? इसको अभी और लेंगे आगे, आगे एक और आएगा इसका ग्राफ। The direction of current will be clockwise and anti-clockwise and it will kept on repeating। अगर आपका करंट है वो पहले क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और फिर क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज,
फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से बार बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रिपीट करता रहेगा और क्या करता रहेगा, मोशन करता रहेगा। Frequency of an alternating current is defined as how fast the electrons are changing their directions. Frequency का मतलब क्या होता है, number of waves passing through a point in per unit time, कि कितनी waves इस point से पास कर जाएंगी पर सेकंड के अंदर। लेकिन यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, डायरेक्शन को बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट को इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स अपनी डायरेक्शन को रिपीट कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड या फिर इन अ यूनिट सेकेंड। एग्जाम्पल के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, कितनी है, 20 हर्ट्ज। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग बैक एंड फोर्थ, कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं 20 टाइम्स इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितनी बार, 20 टाइम्स। डीसी वोल्टेज गिव राइजेस टू डीसी करंट। अच्छा, एसी वोल्टेज होगी तो कौन सी करंट प्रोवाइड करेगा, अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करेगा। और डीसी वोल्टेज होगी तो कौन सा करंट प्रोवाइड करेगा, डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करेगा। दिस इज अ कॉमन सेंस कि अगर हमने कोई ऐसा सोर्स लगा रखा है जो डीसी पावर सप्लाई दे रहा है, देन इट विल प्रोवाइड अ डीसी वोल्टेज, डीसी करंट। एंड इफ वी हैव अ वोल्टेज सोर्स which is alternating current voltage source, then it will provide alternating current. Is it clear or not? अल्टरनेटिंग जो होगा वो आपका साइन फंक्शन के टर्म्स में होगा या फिर और भी फंक्शंस आएंगे इसके अंदर। अल्टरनेटिंग करंट इज एक्सप्रेस्ड एज I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t। अल्टरनेटिंग करंट को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t की फॉर्म में। तो यहाँ पे बेटा आपका I जो है दैट इज, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक कर्व है। तो इस कर्व का जो करंट आ रहा है, इस करंट को हम क्या लिखते हैं, आई एम साइन ओमेगा टी की फॉर्म में लिखते हैं। साइन ओमेगा टी तो आपको समझ आ ही गया होगा, थीटा हमारा क्या है, ओमेगा टी के इक्वल है, दैट इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। एंड व्हाट डू यू मीन बाय आई एम हियर, आई एम का क्या मतलब है, पता है किसी को, पीक वैल्यू। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास एक कर्व है, कर्व है क्या, ये देखो यहाँ पे आपके पास एक कर्व है। तो ये जो पॉइंट आ रहा है दैट इज योर पीक पॉइंट, जिसे हम क्रस्ट भी कहते हैं। एंड दैट पॉइंट इज वैली पॉइंट, जिसे हम ट्रफ भी कहते हैं। क्रस्ट की स्पेलिंग जो होती है बेटा वो आपकी CREST होती है, आप इसको ध्यान रखेंगे हमेशा। अब यहाँ पे पीक पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी करंट की। अब ये देखो, ये y एक्सिस पे क्या लेते हैं हम, करंट, x एक्सिस पे क्या लेते हैं, टाइम। तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी सर, किसकी आ रही होगी, करंट की। कहाँ पे, पीक वैल्यू पे। तो पीक वैल्यू पे वैल्यू आ रही है तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई। तो पीक वैल्यू से ज्यादा करंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो ये मैक्सिमम करंट है, तो इस करंट को हम क्या बोलते हैं, आई मैक्स। या फिर अगर ब्रैकेट में लिखूं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई एम। और ये कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है। देयरफॉर इट कैन रिटन एज आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। इज इट क्लियर और नॉट, आ गया समझ में। दैट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। अगर इसमें साइन फंक्शन आ रहा है तो साइन फंक्शन की तरह कौन वेरी करता है, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये करंट कौन सा दे रखा है, अल्टरनेटिंग दे रखा है। नाउ सी हियर, IM क्या है हमारा, मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज एक्सप्रेस्ड एज, और वोल्टेज को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी।
V का भी कैसा कर्व आएगा, साइन कर्व आएगा, जहाँ पे अब की बार हमें एक्स एक्सिस पे तो क्या लेना है, टाइम, लेकिन वाई पे क्या लेनी है, वोल्टेज। और यहाँ पे जो मैक्सिमम वोल्टेज आएगी दैट इज Vm, और Vm साइन ओमेगा टी किसके इक्वल होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के इक्वल होगा, जहाँ पे Vm आपकी क्या है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। नेक्स्ट, कोजेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, कारण क्या है अल्टरनेटिंग करंट के प्रोड्यूस होने के। तो व्हेन अ रोटेटिंग मैग्नेट इज कंसीडर, जब रोटेटिंग मैग्नेट को कंसीडर किया जाता है इंस्टेड ऑफ स्टडी मैग्नेटिक फील्ड, किसकी बजाय, स्टडी मैग्नेटिक फील्ड के बजाय। स्टडी का मतलब क्या होता है कि एक स्टडी मैग्नेटिक फील्ड है, आपके पास एक बार मैग्नेट रखी हुई है, और रोटेटिंग मैग्नेट का मतलब क्या होता है, एक्सल पे या फिर कोई और मैग्नेट लगा रखी है जो बार बार क्या कर रही है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रही है बाय रोटेटिंग इट, अपने आप को रोटेट करके। देन बोथ द पोल्स ऑफ द मैग्नेट विल कीप ऑन चेंजिंग, तो दोनों जो पोल्स हैं आपके मैग्नेट के, वो क्या रहते हैं, होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। एज अ रिजल्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो गेट रिवर्स्ड, और इस रिजल्ट के तौर पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है वो भी साथ साथ क्या होती है, रिवर्स होती है। दैट मीन्स वी हैव अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। After some time north pole goes in another direction and south pole comes in that direction, that will magnet becomes like as north and south. So here the electrons are moving from north to south or south to north, but in this, when the magnetic field is changing, the direction of electron also gets changing. That means electrons की direction बार बार क्या हो रही है, change हो रही है, reverse हो रही है। और electrons की direction अगर बार बार reverse होती है तो उसकी वजह से जो current produce होता है, उस करंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट। तो रोटेटिंग मैग्नेट को कंसीडर करना है, स्टडी को नहीं करना है। इसके अंदर दोनों पोल्स जो है मैग्नेट के वो क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होती रहेगी, और उससे जो करंट प्रोड्यूस होगा, दिस रिजल्ट ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन, which give rise to current, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट, एंड दिस करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। समझ आया नहीं आया। तो दिस इज अवर अल्टरनेटिंग करंट, ये देख सकते हो आप, साइन फंक्शन में हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो रहा है। क्लियर है। और ये जो है, ये ग्राफ किसका है, डायरेक्ट करंट का है। यहाँ पे कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करेंगे या स्टडी मैग्नेटिक फील्ड को, स्टडी मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिपीट कर रहे हैं क्या अपनी पोजीशन को, नहीं सर, इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। इज इट क्लियर और नॉट। और उनके मूवमेंट से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। तो यू ऑल्सो जस्टिफाई द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट करंट विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर। So this is all about your lecture. This is introduction part. After that we will start our next lecture in tomorrow's class and do some extra topics. uh, Important extra tip for you, that is attempt your in text and NCERT questions. आपको इन टेक्स्ट और NCERT क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं साथ के साथ, एज वेल एज एग्जाम्पल्स, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं। After that you will easily cover this chapter. This chapter is very interesting, but due to its length, कि आप ये लेंदी चैप्टर हो जाता है, तो लेंदी चैप्टर की वजह से बच्चे इसके अंदर इंटरेस्ट खोना स्टार्ट कर देते हैं। कि इंटरेस्ट जो है, मान लो आपका कोई चैप्टर है, वो जो है 12 लेक्चर्स का है, 12 लेक्चर्स का है, तो इन लेक्चर नंबर 1 जो हम आज ले रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 5 और 6, they get some interest but in decreasing order, exponentially decreasing, and in 7th or 8th lecture they will start asking that when our chapter will end up, कब हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो that is wrong. You have to maintain that interest from first lecture to lecture number 12. After that you will find that this chapter is covering with pure knowledge, कि आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर रहे हो। क्लियर है। आप इसके क्वेश्चंस करो, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी को पढ़ो, लाइन टू लाइन नोट्स पढ़ो, नोट्स को बनाओ,
एंड इस तरीके से जो है हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज लेक्चर।